तो हमने कोलिजन स्टार्ट करा था, क्या स्टार्ट करा था बेटा? कोलिजन। कोलिजन के कितने टाइप बताए हमने? 2 बेसिक टाइप ऑफ कोलिजन आर 2। कौन कौन सा था? एक हेड ऑन कोलिजन था और एक ऑब्लिक कोलिजन था। कौन सा था? हेड ऑन या फिर ऑब्लिक। हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन में फर्क क्या था? हेड ऑन कोलिजन में हमने क्या कहा कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या रहती है? सेम। और बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन भी क्या रहती है? वो एज इट इज। ऐसे कोलिजन को हमने कहा था हेड ऑन कोलिजन। कौन सा कोलिजन बोला था? हेड ऑन कोलिजन। सही है। एक हुआ हेड ऑन कोलिजन जिसमें लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या रहती है? सेम। इंपैक्ट इज सेम एंड आफ्टर कोलिजन भी क्या रहती है? वो सेम। आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। सही है। अरे यही बोला था। ठीक है। दूसरा कोलिजन जो हमने बोला दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? अब ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है बोला था हमने कि लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट आर डिफरेंट। दोनों अलग अलग होते हैं। बिफोर कोलिजन भी अलग अलग होते हैं, आफ्टर कोलिजन भी अलग अलग। ऐसे कोलिजन को हमने कौन सा कोलिजन बोला था? ऑब्लिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? ऑब्लिक कोलिजन। क्या बोला हमने? लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट आर डिफरेंट। तो ये बेसिक टाइप हुआ था 2। इसके बाद जो हमने 3 तरह के कोलिजन डिस्कस करे, एक था अपने पास इलास्टिक कोलिजन। कौन था रे भाई? इलास्टिक कोलिजन। कौन था? इलास्टिक। दूसरा था इन इलास्टिक और तीसरा था परफेक्टली इन इलास्टिक। सही है ना? तो क्या फर्क था तीनों में? इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन साइज, शेप वगैरह क्या होते हैं? रिस्टोर होते हैं। क्या होते हैं? रिस्टोर। कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद जो भी डिफॉर्मेशन आए होंगे, डिफॉर्मेशन सबसे क्या हो जाते हैं? वापस से रिस्टोर हो जाएंगे। ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे अपन? इलास्टिक। पर इलास्टिक कोलिजन डिपेंड किस पे करेगा? मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा जिनके बीच कोलिजन हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा कि रिस्टोर कर पाएगा कि नहीं। जैसे मैं आपको बोलूं रबर का बॉल है तो आपको पता है रिस्टोर कर लेगा, लेकिन मैंने वुड का बोला या फिर क्ले का बॉल बोला तो होगा क्या? नहीं, उसका डिफॉर्मेशन परमानेंट हो सकता है। क्लियर है? ठीक। इन इलास्टिक में हमने क्या कहा था? थोड़ा रिस्टोर कर लेगा, कुछ रहेगा, कुछ रिस्टोर कर लेगा। इधर परफेक्टली इन इलास्टिक में कुछ भी रिस्टोर नहीं होगा, कुछ भी रिस्टोर। क्लियर है? अबे हाँ या ना? चलो अब इस कोलिजन को हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना है। अब जो चीज अपन पढ़ने वाले बेटा उसका डेरिवेशन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं। एंड रिजल्ट जो आएगा वो हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? एंड रिजल्ट। लेकिन ये प्रोसेस समझना जरूरी है कि क्यों क्या हो रहा है। समझ में आता हूं? अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोसेस ऑफ कोलिजन। क्या डिस्कस करेंगे? प्रोसेस ऑफ कोलिजन। और उसी के साथ साथ कुछ चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। चलो करें स्टार्ट। अरे हो या नहीं? प्रोसेस ऑफ कोलिजन। अब इसके बेसिस पे हमें डिटेल में अपन जो पढ़ रहे हैं अभी ये थ्योरेटिकली के लिए, क्या के लिए? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। मतलब हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए, इसलिए ये कंसेप्ट पढ़ के रखना है। तो क्या है अपना प्रोसेस ऑफ कोलिजन? समझते हैं। प्रोसेस ऑफ कोलिजन के लिए हमें पता है जब भी कोई चीज को हम कोलिजन होगा या टकराएंगे तो कौन बदलेगा? सबसे पहले इंपल्स। कौन क्रिएट होगा? क्योंकि उसके कारण ही उसका मोमेंटम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कौन आएगा यहाँ पे? इंपल्स आएगा। कौन आएगा? अब इंपल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अगर याद हो तो। इंपल्स को हमने क्या कहा था बेटा? जे बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। यस और नो? और इसी को किसके बराबर बोला था हमने? फाइनल मोमेंटम माइनस। सही है ना? क्या बोला था? फाइनल मोमेंटम माइनस। अभी हम कंसीडर करते हैं कोई कोलिजन है, सपोज हेड ऑन कोलिजन है। कैसा कोलिजन है? हेड ऑन। बस सिचुएशन को समझेंगे, उस बेसिस पे कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना। सपोज एक मास है m1, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u1। दूसरा मास है m2,
मूविंग विथ वेलोसिटी u2। एक सरफेस के ऊपर है, दोनों ऐसा समझ के चलते, स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ, ठीक है। और हम ऐसा समझेंगे कि u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी तो कोलिजन होगा ना, अदरवाइज कोलिजन होगा क्या? नहीं। जब इसकी स्पीड पीछे वाले की इससे ज्यादा रहेगी तभी तो पीछे जाके टकरा पाएगा। अगर u2 ज्यादा रहा तो दूर दूर चलता जाएगा, कोलिजन होने के चांसेस रहेंगे नहीं। ठीक, चलो अब u1 इज ग्रेटर। अब जैसे इन दोनों के बीच कोलिजन हुआ, एक m1 है, दूसरा कौन है? m2। जैसे कोलिजन हुआ यहाँ पे थोड़ा डिफॉर्मेशन आएगा। क्या आएगा? डिफॉर्मेशन। सरफेस के जिनके बीच कांटेक्ट हुआ, सही है क्या? तो गेट बंद कर देना पीछे वाले, ठीक है। तो क्या होगा उसमें? डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? अबे बंद कर, नहीं ना, आधा खुला है वो, ठीक है। चलो हाँ, m1 और m2 हो गया। क्या हो गया? m1 m2 इनके बीच कोलिजन हुआ, मतलब m1 ने किस पे फोर्स लगाया होगा बेटा? m2 पे। m2 वापस रिएक्शन किसको देगा? ऐसे होगा ना, m1 किस पे फोर्स लगाएंगे? इधर से m1 आया, ये क्या है? m2 है। जैसे टकराएगा ये इससे प्रेस करने की कोशिश करेगा, ये उसके रिएक्शन को क्या करेगा? अपोजिट रिएक्शन देगा। क्या देगा? मतलब दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? नॉर्मल फोर्स। क्या लगाएंगे? हमें पता है कॉन्टैक्ट फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, सही है क्या? मतलब अभी क्या हो रहा है, इस समय जो फोर्स है तो m2 m1 पे लगा देगा, उतना ही फोर्स m1 किस पे लगा देगा? m2 पे। इस फोर्स को मैं बोलता हूं nd। और यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है इसे मैं बोल देता हूं डिफॉर्मेशन। क्या बोल दिया मैंने? डिफॉर्मेशन। मतलब क्या बदलते जा रहा है? शेप बदलते जा रहा है। क्या बदलते जा रहा है बेटा? शेप। क्लियर हो गया? क्या बदल रहा है? अपना शेप। सही है, ठीक। अब ये दोनों साथ में, तो थोड़ी देर के लिए दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, तब तक के लिए इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम। तो उस वेलोसिटी को मैं बोल देता हूं कॉमन वेलोसिटी। क्या बोल देते हैं? कॉमन। तो कॉमन वेलोसिटी कैसे निकलेंगे? सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला सबको पता है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस दोनों मासेस की मिलके स्पीड कितनी हो गई? v सेंटर ऑफ मास के जैसा, या फिर v कॉमन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? v। थोड़ी देर के लिए वैसे चलेंगे क्या? वो नहीं, फॉर इंस्टेंट दोनों की स्पीड क्या हो गई? सेम। छोटे इंस्टेंट की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर हुआ? ठीक है, ये आता। अब अगर मैं यहां से इनिशियल मोमेंटम लिखना चाहूं तो पहले इनिशियल मोमेंटम, इसके पास वेलोसिटी कितनी थी बेटा? u1, इसके पास, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होना चाहिए? m1 u1 प्लस m2 u2। थोड़ी देर बाद जो मोमेंटम है ये हो गया, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, दोनों का मास मिला के क्या हो जाएगा? m1 प्लस दोनों की स्पीड कितनी है? v कॉमन। सही है क्या? तो यहां से यहां तक मोमेंटम ये हुआ, लेकिन मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। क्या रहता है? क्यों? क्योंकि कोई भी बाहर का फोर्स नहीं है, सब इंटरनल फोर्सेस है। कौन से फोर्सेस है? m1 ने m2 पे लगाया, m2 ने अंदर के अंदर ही फोर्स ट्रांसफर हुआ, कोई बाहर से फोर्स आया नहीं। जब एक्सटर्नल फोर्स रहता नहीं तो मोमेंटम क्या होता है? अपना कंजर्व। क्या होता है? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? शेप चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? शेप। मतलब जब शेप चेंज हुआ तब के फोर्स की बात करी हमने, उसको हमने क्या बोल दिया? nd। क्या बोल दिया? अब धीरे धीरे आफ्टर कोलिजन ये ब्लॉक दूर जाना शुरू होगा, ये ब्लॉक दूर जाना शुरू, मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी? चेंज। मतलब रिएक्शन काम क्या करेगी? दोनों को दूर करने का, दोनों को। मतलब यहां से यहां तक क्या आया? डिफॉर्मेशन आया। क्या आया? मतलब शेप क्या हो गया? चेंज। अब वापस से रिस्टोर करने की कोशिश शुरू होगी, तो उसे क्या बोल देंगे अपन? रिफॉर्मेशन। क्या बोल देंगे? तो अब ये दोनों दूर जाना शुरू होंगे, लेकिन दूर जाना शुरू होने से पहले दोनों पे अब जो रिएक्शन है उसको मैं बदल देता, इसे बोल देता हूं nr इधर और nr इधर। दोनों की स्पीड वही है, कॉमन, लेकिन अब रिएक्शन का काम क्या हो गया? बदल गया। पहले डिफॉर्म करना काम था, अब रिफॉर्म करना काम शुरू हो गया। कौन सा काम शुरू हो गया? मतलब अपना साइज एंड शेप रिस्टोर करने का काम क्या हो गया? शुरू हो गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो अब थोड़ी देर बाद दोनों कोई तो भी डिस्टेंस पे जाएंगे, दोनों सेपरेट हो गए। सपोज इधर m1 इधर m2, इसकी वेलोसिटी हो गई v2, इसकी वेलोसिटी हो गई v1, दोनों सेपरेट होके चले गए आगे। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? तो यहां से यहां तक का जो रीजन मैंने बोला अभी, यहां से
यहाँ तक तो इसे मैं बोल दूंगा अब पहले डिफॉर्मेशन हुआ, अब इधर क्या हुआ बेटा, रिफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, मतलब वापस आ गया अपने शेप में। सही है क्या? अब इस समय का मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। ये तीनों मोमेंटम क्या रहेंगे, सेम। क्या रहेंगे, सेम। क्लियर हुआ यहाँ तक? अरे समझा कि नहीं? पहले दो ब्लॉक्स है, दोनों में क्या हुआ, कोलिजन। कोलिजन के साथ उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, डिफॉर्म किया, फिर से दूर जाते हुए वापस अपना शेप ले लिया और अलग वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड हुई। एक, there is a deformation and there is clear, yes or no? अबे समझ में आया? ठीक, चलिए अब आगे। अब एक टर्म आती है बेटा जो ये सारी चीजों को बताते कितना शेप रिस्टोर हुआ होगा, कितना शेप, क्योंकि शेप रिस्टोर हुआ कि नहीं इस बेसिस पे हमने तीन कोलिजन लिखे हैं। कौन कौन से? इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक। सही है, इन लिखे। वो सब किस बेसिस पे लिखे थे अपन ने, साइज एंड शेप रिस्टोर होता है कि बराबर। तो एक टर्म आती है जिसे बोला जाता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, RESTITUTION। इसे ई से डिनोट करते, कैसे डिनोट करते, ई से। तो इसका जो एंड में फॉर्मूला आएगा वही अपने काम का है, पर बना कैसे वो अपन देख लेते हैं। डेरिवेशन भूल भी गए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, न्यूमर, लेकिन समझ के रखना है हमें। क्या करना है, समझ लेना है सिर्फ एक बार, ठीक है। तो इसकी दो डेफिनेशन है। अब जनरली ये डेफिनेशन कहीं है नहीं, में जो डेफिनेशन वो रहती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन हम जो लिख रहे हैं वो दूसरी लिख रहे हैं। हम ऐसा बोलेंगे इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ, क्या लिखा मैंने, रिफॉर्मेशन लिखना है, impulse of reformation divided by impulse of deformation, impulse of reformation divided by impulse of deformation। ये इसका फॉर्मूला है। अब सर रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन तो दोनों मास में हो रहा है, m1 में भी हो रहा है, लेकिन ये करने का काम कौन कर रहा है, m1। तो चेंजेस ज्यादा किस में आएंगे, m2 में। किसके आएंगे, तो हम m2 के हिसाब से सोचते, सिर्फ किसके हिसाब से सोचेंगे। अभी हमें इंपल्स का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। तो मुझे इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन लिखना है, तो रिफॉर्मेशन के टाइम पे फोर्स कौन है, एन आर। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, एन आर डी टी। डिफॉर्मेशन के टाइम पे फोर्स कौन था, एन डी, तो मैं इसे लिख लूंगा एन डी डी टी। सही है क्या? पर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस फी इनिशियल। कौन से स्टेज का, रिफॉर्मेशन का। वैसे नीचे किसका आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कौन से स्टेज का, डिफॉर्मेशन का। कौन से स्टेज का, चलिए देखते हैं। इतना यहां तक क्लियर है? अरे समझे कि नहीं, अरे समझ में आया, ठीक है क्या? चलो, तो अब ये जो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हमें लिखना है, रिफॉर्मेशन का भी लिखना है, और तो हमें किसी एक मास के बारे में सोचेंगे, एक तो m1 के बारे में, नहीं तो दोनों का एक साथ सोच सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि इंपल्स किसी एक पे लगता है। इंपल्स हमेशा हम एक ब्लॉक का निकालते हैं, सबका साथ में निकालते नहीं। क्लियर है? तो हम किसी एक के बारे में सोचते तो हम m2 के हिसाब से सोचते हैं। किसके हिसाब से सोचेंगे, m2। चलो, फॉर m2 को कंसीडर करते हुए, ठीक। तो E बराबर, अगर रिफॉर्मेशन की बात करें, रिफॉर्मेशन यहां से यहां हो रहा है, अरे हो या नहीं, रिफॉर्मेशन कहाँ है, वेलोसिटी कॉमन से ये बन गया v1 और v2। सही है? तो अभी m2 के लिए फाइनल वेलोसिटी कौन सी हो गई, v2। मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस, तो m2 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v2 माइनस m2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कौन थी, v कॉमन वाली। अरे सही है, यस और नो। वैसे ही डिफॉर्मेशन के लिए अगर हम सोचे तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी थी, कॉमन। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी थी, u2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं m2 इंटू वी कॉमन माइनस m2 इंटू u2। सही है क्या? अबे सही है, अरे सही है क्या, यस और नो? ठीक है, चलिए। अब मैं यहाँ पे अगर m2 ऊपर से और नीचे से कॉमन निकाल लो तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी m2 है दोनों में, नीचे भी
m2 क्या हो गया, कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, v2 माइनस v कॉमन डिवाइड बाय v कॉमन माइनस u2। ठीक है क्या? अबे ठीक है कि नहीं, हाँ या ना? चलो ठीक है। अब मेरे पास v कॉमन है, ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ ये m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन, तो मैं पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा v2 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। डिनोमिनेटर में v कॉमन क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस माइनस क्या है u2। ठीक है क्या? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं m1 से, इसको क्या होगा, m1 इंटू v2 प्लस m2 इंटू v2 माइनस ये ऐसे क्या ऐसा m1 u1 प्लस m2 u2। इसके डिनोमिनेटर में कौन बचेगा, m1 प्लस, नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी कौन बचेगा, m1 प्लस। तो ऊपर के डिनोमिनेटर का और नीचे के डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं अब m1 प्लस m2 लिखता नहीं, सिर्फ ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाली टर्म लिखता। ये क्या बचा अपने पास, m1 u1 प्लस, ये इधर जाएगा तो m1 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 u2, m2 से मल्टीप्लाई होगा तो m2 u2। ठीक है, अब यहाँ कोई कॉमन दिख रहा है क्या कैंसिल करने के लिए, सोचिए। ये देखो m2 u2 प्लस और m2 u2, ऊपर तो कोई नहीं है, लिख ले। चलिए क्या बचा अपने पास, m1 v2 प्लस m2 v2 माइनस, मैं ये u1 u2 को ये लिख सकता कि m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि ये तीनों तो सेम ही है ना। अरे हाँ या ना, इनिशियल मोमेंटम बराबर। तो ये m1 u1 प्लस m2 u2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 v1 प्लस, लिख लो m1 v1 प्लस m2 v2। डिवाइड में कौन बचा मेरे पास, m1 कॉमन निकाला तो u1 माइनस u2। सही है। अब ये माइनस इन अंदर लेके जाते हैं, E बराबर, पहले कौन है अपने पास, m1 v2 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस m2 v2। डिनोमिनेटर में m1 कॉमन, u1 माइनस u2। अब फिर से कोई कैंसिल होता है क्या, कौन कैंसिल होगा, m2 v2 प्लस वाला और m2 v2। तो नीचे कौन बचा, E बराबर, m1 कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, तो v2 माइनस v1 अपॉन m1 इंटू कौन बचा, u1 माइनस u2, m1 m1। तो E बराबर क्या बचा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, तो ये v2 माइनस v1 को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या बोला जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और नीचे जो है उसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब सिंपल सी बात है, दोनों चीजें एक ही तरफ जा रही है तो दोनों के बीच की जो मोशन है वो रिलेटिव होंगी। क्या होंगी, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का क्या होंगे यार, सेम डायरेक्शन में रहे तो डिफरेंस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, एडिशन। तो ये रिलेटिव ही हुई ना, u1 है, हाँ या नहीं, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो u1 माइनस u2 जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसे हम क्या करते हैं, माइनस, उल्टा करके जोड़ देते हैं ना, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस v2 माइनस v1। सेपरेट कौन हो रहा है, 2 सेपरेट हो रहा है 1 से, तो इसलिए v2 माइनस v1। तो हमें ये फॉर्मूला बहुत यूज करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये डेरिवेशन भूल भी गए तो हमें इतना याद रखना है। तो इसकी E की डेफिनेशन कितनी बनी, 2, रेशियो ऑफ इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ऑफ, दूसरा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय, मतलब कोलिजन के बाद के वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइड बाय कोलिजन के पहले के वेलोसिटी का डिफरेंस। यही मीनिंग है ना, अरे हाँ या नहीं। अब इस E की वैल्यू पे हम डिसाइड करेंगे कोलिजन इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। अगर मैं बोलूं कि पूरी तरीके से शेप रिस्टोर हो गया, इसका मतलब ये होगा ना बेटा, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या हो गए, सेम। तो E की वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो जब E की वैल्यू 1 रहेंगी हम बोलेंगे कोलिजन इज इलास्टिक।
कोलिजन इज पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुआ, थोड़ा सा रिस्टोर हुआ तो हम क्या बोल देंगे? इनइलास्टिक। क्या बोल देंगे? कुछ भी रिस्टोर नहीं हुआ तो परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बोल देंगे? कुछ भी रिस्टोर कब नहीं होगा? जब इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन रहेगा ही नहीं, मतलब शेप रिस्टोर नहीं होगा। समझ में आया? अरे समझे कि नहीं मोहित सर? समझे कुछ? हाँ चल लेना। ठीक है, क्लियर हुआ? लिख लेते? लिख लो। ठीक है, तो क्या देखा अभी अपन ने? कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। क्या देखा? कोएफिशिएंट ऑफ। अब इस कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन को यूज करके हम एनर्जी चेंजेस डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ कोलिजन भी डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, हमने देखा कि कोलिजन में दो स्टेप्स है बेटा। एक कौन सी? डिफॉर्मेशन, देन रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन पूरी तरीके से हो गया तो हम बोलेंगे कोलिजन कैसा है अपना? इलास्टिक। ऐसा है इलास्टिक। अगर रिफॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कोलिजन कैसा है? इलास्टिक, इनइलास्टिक। कौन था? देखते पहले ले लेंगे अपन, साथ में लिखा तो भी चल जाएगा, फटाफट फटाफट हो जाएगा। क्या है पहला? इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? इलास्टिक। अब इलास्टिक कोलिजन जैसे हमने कहा अभी, ध्यान दो, हमने अभी कहा था दो फोर्सेस है। कौन कौन से? एक तो फोर्स जो क्या क्रिएट कर रहा है? डिफॉर्मेशन। दूसरा फोर्स कौन सा है जो क्या क्रिएट कर रहा है? रिफॉर्मेशन। क्या कर रहा है? मतलब एक ने शेप बदला, दूसरे ने शेप वापस क्या करा है? रिस्टोर करा है। क्या करा है? रिस्टोर। ऐसे दो है, तो दोनों फोर्स के कारण अपने पास दो इंपल्स आए। एक इंपल्स आया डिफॉर्मेशन का, एक आया। तो अगर मैं ऐसा कह दूं अभी इलास्टिक कोलिजन में इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन मतलब जो वापस शेप अपन रिस्टोर कर रहे हैं, इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तभी तो शेप रिस्टोर होगा ना पूरी तरह से। अरे हो या नहीं? डिफॉर्मेशन ने जितना इंपल्स लगाया उतना इंपल्स किसने लगाना चाहिए? तब जाके पूरी तरीके से शेप क्या हो जाएगा? रिस्टोर। क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों सेम हो गए तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1। मतलब E बराबर V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 बराबर हम क्या बोल देंगे? 1। ठीक है क्या? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते फिर V2 माइनस V1 बराबर U1 माइनस U2। ये इधर आएगा तो V2 प्लस U2 बराबर U1 प्लस V1। तो ये बाद में डिटेल में पढ़ेंगे अपन, फिलहाल के लिए सिर्फ ऐसा यूज कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखना है। क्लियर? तो E की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ऐसे कोलिजन को हम बोलेंगे बेटा कौन सा? इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? क्लियर हो गया? तो इलास्टिक कोलिजन में इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या हो गए? सेम। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या हो गया? सेम। तो इसके कारण क्या होगा? अगर मैं एनर्जी को प्लॉट करूं, काइनेटिक एनर्जी को, सपोज काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट टाइम अगर हम सोचें, किसके अगेंस्ट? क्या? काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट टाइम। तो पहले दोनों के पास स्पीड थी, देखो दोनों के पास वेलोसिटी थी ना, मतलब दोनों की मिलके क्या थी अपने पास? काइनेटिक एनर्जी। क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी सपोज अपने पास जो है उसे हम बोल देंगे इनिशियल। कौन सी काइनेटिक एनर्जी हो गई? फिर जैसे डिफॉर्मेशन शुरू हुआ दोनों की स्पीड चेंज हुई, कॉमन स्पीड बन गई थोड़ी देर के लिए। कौन सी स्पीड बन गई थी? मतलब स्पीड कम होती गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती गई होगी? डिक्रीज। क्या होती गई होंगी? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब तक डिफॉर्मेशन चल रहा था, क्या चल रहा था? डिफॉर्मेशन, उस समय डिक्रीज होती गई। उस समय क्या होती गई बेटा? डिक्रीज। और फिर से जब रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो वापस रिस्टोर हो जाएंगे इनिशियल के बराबर। हमने पहले भी लिख चुके इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बोला था? सेम। तो डिक्रीज तो हुई, लेकिन कब तक? जब तक क्या चालू था? डिफॉर्मेशन। बाद में रिफॉर्मेशन ने वापस रिस्टोर करा दी पूरी एनर्जी। एनर्जी क्या हो गई? रिस्टोर। सर फिर ऐसे जिगजैग क्यों निकाला आपने? हमें ये नहीं पता ना बेटा काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच रिलेशन कैसा है, बराबर? सेकंड डिग्री कर्व का है कि लीनियर है, उस हिसाब से कर्व बदलेगा। हमें वो अभी फिलहाल पता, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि डिफॉर्मेशन में एनर्जी डिक्रीज हुई, रिफॉर्मेशन में एनर्जी बढ़ गई वापस। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है क्या?
सोनल बेटा स्टॉप। क्लियर हुआ? चलिए देखो, तो ये क्या हुआ, डिफॉर्मेशन के कारण एनर्जी अपनी क्या होती गई, डिक्रीज। फिर से वापस एनर्जी क्या हो गई, रिस्टोर। कब होंगे रिस्टोर, ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। किसके दौरान, रिफॉर्मेशन। एक डिफॉर्मेशन हुआ, बाद में क्या हुआ, रिफॉर्मेशन। क्लियर हो गया? तो ये कौन से कोलिजन की बात करी अपन ने, इलास्टिक। कौन से कोलिजन की, नेक्स्ट कोलिजन हो गया सबका, यही पे डिस्कस कर लेते बाद में। चलिए इसके बाद आता है कौन सा बेटा, इनइलास्टिक। कौन सा बोलेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक का मतलब मैंने बोला था कि पूरी तरीके से शेप रिस्टोर नहीं होता, पूरी तरीके से शेप रिस्टोर नहीं होता। शेप रिस्टोर नहीं होता इसका मतलब क्या, जो रिफॉर्मेशन का इंपल्स है वो कम पड़ रहा होगा। कौन सा फोर्स कम पड़ रहा होगा, रिफॉर्मेशन का, बराबर है। अभी हमने क्या कहा, इलास्टिक में इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब पूरी तरीके से क्या कर लिया उसने, रिस्टोर। लेकिन अगर इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कम पड़ गया तो पूरी तरीके से शेप रिस्टोर होगा क्या, नहीं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इनइलास्टिक कोलिजन में कि इंपल्स ऑफ क्या, रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ शॉर्ट में लिख लेता मैं, रिफॉर्मेशन इज लेस देन इंपल्स ऑफ क्या बोलेंगे, डिफॉर्म। मतलब ई की वैल्यू लेस देन 1 हो गई बेटा, ई की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 1, मतलब 1 से कम। तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोल देंगे, इनइलास्टिक। क्या बोल देंगे, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी पूरी तरीके से रिस्टोर हुई होंगी क्या, नहीं। मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, लॉस। एनर्जी क्या होनी चाहिए, लॉस। मतलब कुछ तो भी इनिशियल एनर्जी थी, ये घटते घटते कुछ कम हो गई। किस दौरान कम हुई बेटा, ये डिफॉर्मेशन में। काय में कम हुई, डिफॉर्मेशन में कम हुई। फिर थोड़ी बढ़ना शुरू हुई, कब तक, कुछ वैल्यू तक। तो ये कौन से फेज में वैल्यू तक हुई, रिफॉर्मेशन में। काय में हुई, रिफॉर्मेशन। तो ये जो ऊपर की वैल्यू है, मतलब एनर्जी पहले जितनी थी उतनी नहीं हुई, मतलब एनर्जी क्या हुई अपनी, लॉस। समझे क्या, देयर इज लॉस इन एनर्जी। समझ में आया? इलास्टिक में हमने क्या बोला, पूरी तरीके से वापस आ गया इनिशियल के बराबर, लेकिन यहाँ पे वापस इनिशियल के बराबर आया नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से रिफॉर्मेशन हुआ नहीं और एनर्जी कुछ न कुछ क्या हुई होंगी, लॉस। क्लियर? अरे समझे क्या? तो ये कौन सा कोलिजन हुआ बेटा, इनइलास्टिक। अब थर्ड वन सुन लो पहले। थर्ड आता है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोणता बोलिए, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा कि कोई रिफॉर्मेशन फोर्स ही नहीं रहेगा, डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा, कोई रिफॉर्मेशन फोर्स रहेगा नहीं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0। कौन नहीं रहेगा बेटा, रिफॉर्मेशन का इंपल्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0। मतलब देयर विल बी नो रिफॉर्मेशन, कुछ भी रिफॉर्मेशन होगा। अगर मैं ये वैल्यू ई के फॉर्मूले में पुट कर दूं तो ई भी तो 0 हो जाएगा, फिर ई भी क्या हो जाएगा, 0। तो ई की 3 कंडीशन है अपने पास, ई बराबर 0, ई लेस देन 1 और ई इक्वल टू 1। तो 3 केसेस याद हो गए 3 कोलिजन के लिए। समझे? तो मुझे बताइए यहाँ पे एनर्जी रिस्टोर होंगी क्या, नहीं, जैसी थी वैसे रहेगी। और हमने पढ़ चुके हैं कि एक तो परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो ये डिक्रीज हो गई, तो जितनी डिक्रीज हुई उतनी ही रहेंगी, वापस से कुछ भी रिस्टोर होंगी नहीं। मैं ये नहीं बोला कि स्टेशनरी आ गया, मैंने बोला कि एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज, वापस कुछ भी रिस्टोर नहीं, ये फाइनल बन जाएंगे। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? तो इसमें कोई रिफॉर्मेशन रहेगा नहीं। दिस आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन। क्या हो गए ये, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो ये थियोरेटिकली समझा हमने, कैसे समझा? अब जब फॉर्मूले लगाने का काम आएगा तो हमें तो पता है ना भैया क्या यूज करना है, पहले इनिशियल बराबर, फिर तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली लिखनी है और काइनेटिक एनर्जी, यही काम करना है हमें। कोलिजन कोई भी सॉल्व तो ऐसे ही होगा। अब यही चीज हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते कि इसके लिए 0 आता, इसके लिए
इक्वल टू 1 आता, इसके लिए लेस देन 1 आता। किस पे से? मोमेंटम इक्वेट करके, काइनेटिक एनर्जी पुट करके। पर उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हमें तो कंडीशन पता चाहिए। हमें क्या पता चाहिए? तो डिराइव करते बैठेंगे क्या? कोई जरूरत नहीं। हमें समझ में आ गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्लियर? तो अब हम जो फॉर्मूले बनाएंगे वो सीधे सीधे कोलिजन के लिए डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायरेक्ट इक्वेशन। इलास्टिक के लिए, इन इलास्टिक के लिए और प्लास्टिक के लिए। परफेक्टली इन इलास्टिक को प्लास्टिक कोलिजन भी बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? प्लास्टिक कोलिजन। किसे? इसे। लाइक प्लास्टिक को जब आप डिफॉर्म करते तो वापस से शेप पूरी तरह से रिगेन, मैक्सिमम उसमें क्या रहता है? डिफॉर्मेशन रह जाता है। क्या रह जाता है? इसलिए उसको क्या बोल सकते हैं? आप प्लास्टिक कोलिजन भी बोल सकते हो। क्लियर? तो सबको आज का कोलिजन का कंसेप्ट थ्योरेटिकल वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया। अब जो पार्ट आएंगे इसमें वो क्या रहेगा? फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स। क्या रहेगा? फॉर्मूले और मेजॉरिटी क्वेश्चंस कोलिजन पे आते हैं। अब इसका कोई सेंटर ऑफ मास पे डिपेंडेंसी एकदम कम है। क्या है? एकदम कम। लेकिन अगर ऐसा आया कभी कि कोलिजन 1 कोलिजन के बाद एक के टुकड़े हो गए तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आ जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ चुके जब एक्सप्लोड होता है कोई तो सेंटर ऑफ मास क्या रहता है? सेम। पढ़ा है ना? तो इसलिए तो वहां पे थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ मास आ सकता है, अदरवाइज इतना फर्क पड़ता नहीं। विदाउट सेंटर ऑफ मास कंसीडरेशन भी अपन कोलिजन के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन हमें कौन कौन सी चीजें पता चाहिए? इंपल्स पता चाहिए, मोमेंटम पता चाहिए और एनर्जी पता चाहिए, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने क्या करना है? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। तो कोलिजन के बाद बेटा अपना रोटेशनल मोशन का पार्ट आ जाएगा। तो रोटेशनल मोशन के लेक्चर्स पूरे रिकॉर्ड होंगे और वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो होते ही है, मिनिमम बोल दूंगा 2 क्वेश्चन होते हैं, नीट में भी और जेडब्ल्यू में भी। तो जेडब्ल्यू के लिए तो थोड़ा एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट के लिए तो रहना ही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।